नमस्ते। आज की चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू हो रही है। हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कब्जा किया, लेकिन क्या ये कब्जा सिर्फ लड़ाइयों और तोपों के दम पर हुआ? 1757 में प्लासी की लड़ाई से लेकर 1857 के विद्रोह तक, इन 100 सालों में अंग्रेजों ने शायद तलवार से ज्यादा कलम और कागज का इस्तेमाल किया। बिल्कुल सही। और आज हम जिन दस्तावेजों पर बात करने वाले हैं वो इसी कहानी को खोलते हैं कि कैसे एक कंपनी ने राज्यों को बिना एक भी गोली चलाए सिर्फ कुछ चालाकी भरी संधियों और नियमों के जाल में फंसाकर हड़प लिया। हाँ, तो आज हम इसी कहानी की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि वो कौन सी प्रशासनिक नीतियां थीं जिन्होंने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल दिया। तो चलिए, कहानी की शुरुआत उस दौर से करते हैं जब अंग्रेज भारत में सबसे बड़ी ताकत नहीं थे, बल्कि उन्हें मराठों, मैसूर के टीपू सुल्तान और हैदराबाद के निजाम जैसी बड़ी शक्तियों से, कह सकते हैं, अपनी सुरक्षा की चिंता थी। उस समय गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि उस समय अंग्रेजों की रणनीति ताकत की नहीं बल्कि एक तरह के डर और असुरक्षा की थी। वो जानते थे कि वो सीधे सीधे इन बड़ी शक्तियों से नहीं टकरा सकते। अच्छा। इसीलिए हेस्टिंग्स ने एक बड़ी ही अनोखी नीति अपनाई जिसे दस्तावेजों में रिंग फेंस या घेराबंदी की नीति कहा गया है। घेराबंदी की नीति सुनने में तो ये किसी किलेबंदी जैसा लगता है। इसका असली मतलब क्या था? इसका मतलब बहुत सीधा था और चालाकी भरा भी। देखिए, अंग्रेज अपनी सीमाओं की वो अपनी डायरेक्ट बाउंड्री की रक्षा नहीं कर रहे थे। तो फिर किसकी कर रहे थे? वो अपने पड़ोसी राज्य की सीमाओं की रक्षा करने का प्रस्ताव रखते थे। सोचिए, मैं अपने घर की रखवाली करने के बजाय आपके घर की रखवाली करने आ जाऊं, ताकि कोई दुश्मन मेरे घर तक पहुंचने से पहले आपसे टकराए। ओहो, तो ये एक तरह की डिफेंसिव या रक्षात्मक रणनीति थी। मतलब वो हमला करने के बजाय बस अपने घर के चारों ओर एक इंसानी दीवार खड़ी कर रहे थे, और वो भी अपने पड़ोसियों की। एकदम सही। और इस रणनीति का सबसे शानदार उदाहरण था अवध। अवध? हाँ, अंग्रेजों ने अवध को एक बफर जोन की तरह इस्तेमाल किया। उन्हें डर था कि मराठे या अफगानी हमलावर बंगाल पर हमला कर सकते हैं, जो उनका गढ़ था। तो उन्होंने अवध की रक्षा का जिम्मा ले लिया। अब किसी भी हमलावर को बंगाल पहुंचने के लिए पहले अवध से गुजरना पड़ता। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, इस रक्षा के बदले में अवध को क्या कीमत चुकानी पड़ रही थी? मुफ्त में तो कुछ नहीं होता। और यहीं से असली खेल की शुरुआत हुई। इस नीति का सबसे अहम और कह सकते हैं घातक पहलू यही था। अंग्रेज जिस भी भारतीय शासक की रक्षा करते थे, अपनी सेना का पूरा खर्च उसी से वसूलते थे। पूरा खर्च? हाँ, तो अवध को अपनी सुरक्षा तो मिली, लेकिन वो सुरक्षा उसे धीरे धीरे कंगाल बना रही थी। ये दोस्ती के आड़ में एक तरह का सुरक्षा रैकेट था। वाह, मतलब सुरक्षा भी दो और उसका बिल भी वसूल लो। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद तो कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, जब लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर भारत आता है। हाँ, 1798 में वेलेस्ली के आने से सब कुछ बदल गया। जहां हेस्टिंग्स की नीति डिफेंसिव थी, वहीं वेलेस्ली अग्रेसिव था। उसका एक ही मकसद था, भारत में ब्रिटिश सत्ता को सर्वोच्च बनाना। और इसके लिए उसने हेस्टिंग्स की रिंग फेंस नीति को ही और धारदार बना दिया। बिल्कुल, उसने उसी नीति को उठाया और उसे एक ज्यादा खतरनाक और सख्त हथियार में बदल दिया, जिसे नाम दिया गया सहायक संधि प्रणाली, यानी सब्सिडियरी अलायंस। अच्छा, तो इस सहायक संधि की शर्तें क्या थीं? दस्तावेजों में इसका पूरा ब्यौरा है। पहली शर्त तो ये कि एक ब्रिटिश सेना की टुकड़ी, एक पूरी टुकड़ी, हमेशा के लिए भारतीय शासक के राज्य में तैनात रहेगी। सुनने में तो ये सुरक्षा का एक अपग्रेड जैसा लगता है। हाँ, लगता तो है। लेकिन यहीं से जाल शुरू होता है, क्योंकि दूसरी शर्त थी कि इस सुरक्षा का पूरा खर्च यानी सब्सिडी राजा ही उठाएगा। और ये रकम इतनी ज्यादा होती थी कि ज्यादातर राज्य से चुका ही नहीं पाते थे। ये एक ऐसा कर्ज था जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता था। बाप रे, मतलब पहले सुरक्षा के नाम पर अपनी सेना राज्य में घुसाओ, फिर उसका इतना भारी भरकम बिल बना दो कि राजा कंगाल हो जाए। और दस्तावेज बताते हैं कि दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखने वाली शर्त भी थी। उसका क्या काम था? वो रेजिडेंट असल में एक शैडो किंग यानी परछाई वाला राजा था। वो दरबार की हर गतिविधि पर नजर रखता, राजा के फैसलों में दखल देता और धीरे धीरे सारी ताकत अपने हाथ में ले लेता था।
राजा तो बस नाम का शासक रह जाता था। मतलब पूरी तरह से कंट्रोल। और भी शर्तें थीं, जैसे कोई भी भारतीय शासक अंग्रेजों की इजाजत के बिना किसी दूसरे भारतीय राज्य से कोई समझौता या युद्ध नहीं कर सकता था। हाँ, मतलब उनकी विदेश नीति पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथ में चली गई। उन्होंने भारतीय राज्यों को एक दूसरे से अलग थलग कर दी। बिल्कुल, ताकि वो कभी एकजुट न हो सकें। लेकिन एक शर्त और थी जो उस समय के वैश्विक माहौल को दिखाती है। वो शर्त थी कि कोई भी शासक किसी दूसरे यूरोपियन को अपनी नौकरी में नहीं रख सकता, खासकर किसी फ्रांसीसी को। फ्रांसीसियों पर इतनी सख्ती क्यों? क्योंकि उस समय यूरोप में नेपोलियन का दबदबा था और अंग्रेजों को हर पल ये डर सताता था कि नेपोलियन फ्रांस की मदद से भारत पर हमला कर सकता है। तो वेलेस्ली इस शर्त के जरिए भारत से फ्रांसीसी प्रभाव को जड़ से खत्म कर देना चाहता था। अच्छा, तो ये भारत में चल रही लड़ाई का कनेक्शन सीधे यूरोप की राजनीति से था। हाँ, यहाँ एक और हैरान करने वाली बात दस्तावेजों से निकल कर आती है। ये जो सेना किराए पर देने का आइडिया था, ये असल में अंग्रेजों का था ही नहीं। ये सचमुच बहुत दिलचस्प है। ये आइडिया सबसे पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने इस्तेमाल किया था। डुप्ले ने? हाँ, उसी ने भारतीय राजाओं को उनकी लड़ाइयों में मदद के लिए अपनी यूरोपियन सेना किराए पर देना शुरू किया था। अंग्रेजों ने तो बस इस मॉडल को देखा, उसकी ताकत को समझा और उसे एक विशाल, संगठित और क्रूर व्यवस्था में बदल दिया। उन्होंने डुप्ले के आइडिया की फ्रेंचाइजिंग कर दी, एक तरह से कह सकते हैं। तो ये सहायक संधि एक ऐसा जाल था जिसमें एक बार कोई फंस गया तो उसका निकलना नामुमकिन था। लेकिन राजा इसमें फंसते कैसे थे? क्या उन्हें ये खतरा दिखाई नहीं देता था? दिखाई देता था, लेकिन अंग्रेजों ने ये जाल एकदम से नहीं फेंका। दस्तावेजों से पता चलता है कि उन्होंने इसे 4 चरणों में बहुत ही चालाकी से बिछाया। 4 चरणों में? जी। ये किसी शॉक एंड ऑ वाली लड़ाई जैसा नहीं था, बल्कि एक धीमे जहर की तरह था जो धीरे धीरे पूरे सिस्टम को खोखला कर दें। वो 4 चरण क्या थे? पहला चरण दोस्ती का होता था। अंग्रेज किसी भारतीय शासक को उसके दुश्मन के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए अपनी सेना उधार देते थे। ठीक है, ये तो सामान्य लगता है। दूसरा चरण साझेदारी का होता था, जहां वो उस शासक के साथ मिलकर मैदान में लड़ते थे। अब तक सब बराबरी का लग रहा है। और तीसरा चरण? तीसरे चरण में खेल बदल जाता था। अंग्रेज कहते थे कि आपकी सुरक्षा के लिए हम अपनी एक सेना की टुकड़ी स्थायी रूप से आपके राज्य में रख देते हैं, लेकिन इसका खर्चा आपको उठाना होगा। और यहीं से वो सब्सिडी वाला जाल शुरू हो जाता था। बिल्कुल। और चौथा और आखिरी चरण तब आता था जब राजा वो भारी भरकम रकम चुका नहीं पाता था। तब अंग्रेज कहते थे, कोई बात नहीं, आप पैसे नहीं दे सकते तो पैसों के बदले अपने राज्य का एक उपजाऊ हिस्सा हमें दे दीजिए। कर्ज के बदले जमीन। धीरे धीरे पूरा का पूरा राज्य ही कर्ज में डूब जाता था। एग्जैक्टली। और इस पूरी प्रक्रिया में वो ब्रिटिश रेजिडेंट राजधानी में बैठकर सब कुछ नियंत्रित कर रहा होता था। इस संधि का सबसे दुखद उदाहरण शायद अवध ही है। अवध की कहानी वाकई एक त्रासदी है। वो 1765 से ही किसी न किसी रूप में इस संधि के जाल में फंसा हुआ था। अंग्रेजों की लगातार बढ़ती पैसों की मांग ने राज्य का खजाना खाली कर दिया, प्रशासन ठप पड़ गया, अराजकता फैल गई। और विडंबना देखिए, जिस कुशासन को पैदा करने में अंग्रेजों की नीतियों का सबसे बड़ा हाथ था, उसी को उन्होंने अवध पर कब्जा करने का बहाना बना लिया। सही बात है। हाँ, 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। दस्तावेज बताते हैं कि इस विलय को सही ठहराने के लिए स्लीमन और आउटराम जैसे रेजिडेंट से रिपोर्टें तैयार करवाई गईं। हाँ, जिसमें ऐसी बातें लिखी गई मानो अवध में जंगल राज चल रहा हो और अंग्रेजों के अलावा कोई उसे ठीक ही नहीं कर सकता। और दस्तावेज इस कदम को एक राजनीतिक भूल कहते हैं, क्योंकि इस विलय ने अवध के लोगों, खासकर उन सैनिकों को बहुत ज्यादा नाराज कर दिया जो कंपनी की ही सेना में काम करते थे। उनके अपने घर, अपने राज्य पर कब्जा हो गया था। उन चिंगारियों में से एक था जो 1 साल बाद 1857 के बड़े विद्रोह में भड़की। तो सहायक संधि ने राज्यों को अंदर से खोखला कर दिया। लेकिन क्या होता अगर कोई राजा इस संधि के जाल में फंसे बिना ही मर जाता और उसका कोई सीधा वारिस ना हो? डलहौजी के पास इसके लिए भी एक जवाब था, और शायद ये अब तक का सबसे विवादित हथियार था। व्यापगत का सिद्धांत, या जिसे हम हड़प नीति कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हड़प नीति? ये अंग्रेजों के, कह सकते हैं, कानूनी दांवपेच का चरम था। नियम बहुत सीधा सा था। अगर कोई शासक बिना किसी प्राकृतिक पुरुष उत्तराधिकारी के मर जाता है, मतलब उसका अपना बेटा ना हो तो? हाँ, तो उसके गोद लिए हुए बेटे को उसकी निजी संपत्ति तो मिल जाएगी, लेकिन उसका राज्य, उसका सिंहासन नहीं मिलेगा। और राज्य का क्या होगा? राज्य का क्या होगा, इसका फैसला अब अंग्रेज यानी सर्वोच्च शक्ति करेगी। एक मिनट, मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी।
दस्तावेज कहते हैं कि अंग्रेजों ने हड़प नीति को हिंदू कानून और परंपराओं पर आधारित बताया। क्या ये सच था? ये एक बहुत कमजोर दलील थी और असल में यही इस नीति का सबसे धूर्त पहलू था। भारत में गोद लेने की परंपरा सदियों पुरानी और पूरी तरह से मान्य थी। तो फिर अंग्रेजों ने इस परंपरा की एक बहुत ही संकीर्ण व्याख्या की और उसे अपने फायदे के लिए तोड़ मरोड़ दिया। ये साम्राज्य विस्तार का एक औजार था जिसे कानून का चोला पहना दिया गया था। तो क्या ये नीति डलहौजी ने ही बनाई थी? नहीं, ये भी एक आम गलतफहमी है। दस्तावेज साफ बताते हैं कि ये सिद्धांत उससे पहले भी मौजूद था। 1834 में ही कंपनी के डायरेक्टर्स ने ये निर्देश दिए थे। अच्छा, तो डलहौजी ने क्या अलग किया? फर्क ये था कि डलहौजी से पहले के गवर्नर जनरल विलय को आखिरी रास्ता मानते थे और उससे बचने की कोशिश करते थे, जबकि डलहौजी के लिए विलय ही पहला और पसंदीदा विकल्प था। उसे तो बस एक वैध बहाने की तलाश रहती थी। और उसने इस नीति का इस्तेमाल बहुत आक्रामक तरीके से किया। कई बड़े और ऐतिहासिक राज्य इसी नीति का शिकार बने। बिल्कुल। सतारा 1848 में पहला बड़ा शिकार बना, फिर जैतपुर और संबलपुर, और फिर 1853 में झांसी और 1854 में नागपुर जैसे बड़े राज्य भी इसकी चपेट में आ गए। झांसी भी? हाँ, इन सभी मामलों में शासकों के गोद लिए हुए बेटों के अधिकारों को खारिज कर दिया गया और राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो लॉर्ड डलहौजी ने सिर्फ 8 साल के अपने कार्यकाल में भारत का नक्शा ही बदल दिया। उसने प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव ने जो काम शुरू किया था उसे तार्किक अंत तक पहुंचा दिया। दस्तावेज बताते हैं कि डलहौजी ने लगभग 2.5 लाख वर्ग मील का इलाका ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। 2.5 लाख वर्ग मील? हाँ, 1856 तक आते आते लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप सीधे या परोक्ष रूप से अंग्रेजों के नियंत्रण में आ चुका था। कागज पर चली गई चालें जमीन पर हकीकत बन चुकी थी। और आखिर में बचे खुचे राज्यों को हड़पने के लिए व्यपगत का सिद्धांत। ये नीतियां साबित करती हैं कि एक साम्राज्य सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि संधियों के ड्राफ्ट, कानूनी व्याख्याओं और प्रशासनिक आदेशों से भी बनाया जाता है। बिल्कुल, और ये पूरी चर्चा एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा करती है। ये दस्तावेज हमें दिखाते हैं कि कैसे इन नीतियों ने धीरे धीरे परत दर परत भारतीय राज्यों की संप्रभुता को खत्म कर दिया। सोचने वाली बात यह है कि जब कोई शक्तिशाली ताकत नियंत्रण के बदले सुरक्षा या सहायता की पेशकश करती है, तो वो सुरक्षा किस मोड़ पर आकर गुलामी बन जाती है? वो महीन रेखा कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हाँ, क्या ये पैटर्न आज भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, आर्थिक समझौतों में या तकनीकी निर्भरता में अलग अलग रूपों में मौजूद नहीं है? जब एक देश दूसरे को भारी कर्ज देता है या उसे सुरक्षा की गारंटी देता है, तो क्या वो असल में उसकी मदद कर रहा होता है या उसे अपने प्रभाव क्षेत्र में ला रहा होता है? इतिहास हमें यही सिखाता है कि संप्रभुता सिर्फ सीमाओं पर नहीं खोई जाती, वो अक्सर उन दस्तावेजों पर खोदी जाती है जिन पर हस्ताक्षर किए जाते हैं।